नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था का यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आपके पीईटी परीक्षा के लिए लास्ट समय के लिए होने वाला है। इस वीडियो से आप मान के चलिए कि 2 से लेके लगभग 3 प्रश्न तो आपके इसी वीडियो से देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि इसमें पॉलिटी के ऐसे टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे जहाँ से बार बार एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे इस वीडियो में हम देखेंगे अनुसूचियों को, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे। आर्टिकल्स के अलावा हम देखेंगे किन किन देशों के संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा और हमारे जो पार्ट्स हैं हमारे संविधान में, जो इम्पॉर्टेंट भाग हैं, उनको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लास्ट समय के रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है पीईटी के लिए। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से 1 से 2 बार तो ज़रूर देख ही लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने अनुसूचियों के बारे में, अपने शेड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? तो हमारे संविधान में स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियाँ थी। परंतु प्रेजेंट कंडीशन की अगर हम बात करें, वर्तमान समय की अगर हम बात करें, तो हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले पहली अनुसूची को ये देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? तो जो फर्स्ट शेड्यूल है, जो पहली अनुसूची है, इसमें राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र आपको मिलेंगे, उनके टेरिटरीज आपको मिलेंगे। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यानी कि हमारे स्टेट और उनके राज्य, उनके जो राज्य क्षेत्र हैं वे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो संघ राज्य क्षेत्र यानी कि हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम और उनकी सीमाएं आपको इस पहली अनुसूची में देखने को मिल जाएगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे न्याय क्षेत्र नहीं है, राज्य क्षेत्र है। तो आप याद से याद रखिएगा, यानी कि हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट राज्य हैं, हमारे जितने भी यूटीज हैं, उनके नाम और उनके क्षेत्र, उनकी सीमाएं आपको प्रथम अनुसूची में देखने को मिलेंगी। और सेकेंड शेड्यूल काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में जितने भी इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, भत्तों तथा पेंशन से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं आपको सेकेंड शेड्यूल में देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से पदाधिकारी आपको देखने को मिलेंगे? तो हमारे प्रेसिडेंट हो गए, और राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यों के सभापति और उपसभापति हो गए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति हो गए। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए। इसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी हैं जिनके वेतन, भत्तों तथा पेंशन से जुड़े जो प्रावधान हैं सेकेंड शेड्यूल में दूसरी अनुसूची में रखे गए हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तीसरी अनुसूची में आपको मिलेंगे जो उम्मीदवारों के द्वारा शपथ ली जाती है, जो प्रतिज्ञान लिए जाते हैं, उनका प्रारूप आपको मिल जाएगा। यानी कि जो ओथ है, जो शपथ है, या जो अफर्मेशन होता है, जो प्रतिज्ञान होता है, उनका जो प्रारूप है आपको तीसरी अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कौन कौन से मंत्री या कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी हैं जिनके जो शपथ का प्रारूप है इसमें रखा गया है तीसरी अनुसूची में? तो संघ के जितने भी मंत्री हो गए उनके लिए, संसद के लिए निर्वाचित होने वाले अभ्यर्थी हो गए, और इसके बाद संसद के सदस्य हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, सीएजी हो गए, राज्य मंत्री हो गए, और इसके बाद आपके क्या हो गए? इसके बाद आपके राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हो गए, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए। इतने इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी हैं और अभ्यर्थी और सदस्य हैं जिनके द्वारा ली गई शपथों का जो प्रारूप है आपको तीसरी अनुसूची में मिल जाएगा। आपने नोटिस किया होगा, एक नाम मैंने इसमें नहीं लिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो शपथ है उसका प्रारूप आपको मिलेगा, तीसरी अनुसूची में नहीं मिलेगा, बल्कि उसके लिए अलग से जो है प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 66 अनुच्छेद जो 66 है वह अनुच्छेद 66 नहीं, अनुच्छेद जो 60 है अनुच्छेद 60 जो है यह प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के ओथ से रिलेटेड है।
तो एक बार फिर से मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के लिए शपथ का जो प्रारूप है अनुच्छेद 60 में दिया गया है, जबकि अन्य पदाधिकारियों तथा संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए शपथ का जो प्रारूप है तीसरी अनुसूची में मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कन्फ्यूज आपको इसमें नहीं होना है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा पहले ही। चौथे शेड्यूल की अगर हम बात करें तो चौथा शेड्यूल आपके सामने दिया गया है। इसमें राज्यों और यूटीज के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जुड़े प्रावधान रखे गए हैं, तो आप याद रखिएगा। और राज्यों तथा यूटीज के लिए राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वह चौथी अनुसूची में रखा गया है। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध जो है आपको पांचवी अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। और छठवीं अनुसूची काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 4 राज्यों के नाम आप याद कर लीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये नाम आपके जबान पर होने चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध है आपको छठी अनुसूची में मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो हमारा 6th शेड्यूल है, जो हमारी छठी अनुसूची है, उसमें ये 4 राज्य शामिल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध है आपको मिलेगा छठी अनुसूची में, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची में आपको संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के विषय मिल जाएंगे, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, आपको मिल जाएंगे 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में। वर्तमान में यूनियन और लिस्ट में संघ सूची में और 100 विषय पहले 97 विषय हुआ करते थे। स्टेट लिस्ट में अब 61 विषय, पहले 66 विषय हुआ करते थे। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में अब 52 विषय हैं, पहले 47 विषय हुआ करते थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं आपको मिल जाएंगी 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें रखी गई हैं। और इसके बाद 2003 के जो 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाल इन भाषाओं को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची आप याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आप याद रखिएगा। प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में किया गया था इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में ऐड की गई थी, जोड़ी गई थी, तथा इसका संबंध किससे है, भूमि सुधार से संबंधित है आपकी 9वीं अनुसूची। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से रिलेटेड है, आप याद रखिएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसे जो है दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो 10वीं अनुसूची की यहाँ पे हमने बात की है। 11वीं और 12वीं अनुसूची दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायतों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा जो 11वीं अनुसूची है यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ऐड की गई थी, तथा 11वीं अनुसूची में वर्तमान में पंचायतों से जुड़े हुए 29 विषय रखे गए हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से रिलेटेड है। और 12वीं अनुसूची में आपको मिलेंगे 18 सब्जेक्ट्स, 18 विषय, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसको जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो यहाँ पे हमने 12 अनुसूचियों के बारे में बात कर ली है, इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अनुसूचियाँ होती हैं जहाँ से प्रत्येक वर्ष एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब हम संविधान के स्रोत को यहाँ पे देखने वाले हैं कि किससे किससे हमने क्या क्या प्रावधान अपने संविधान में लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम की। तो संघीय तंत्र हो गया, राज्यपाल का कार्यकाल हो गया, न्यायपालिका हो गई, लोक सेवा आयोग हो गया, और आपातकालीन उपबंध हो गए, और प्रशासनिक विवरण, ये सभी चीज़ें हमने, ये सभी प्रावधान जो हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने ग्रहण किया हुआ है डायरेक्टली। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद और ब्रिटेन की अगर हम बात करें, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हुए हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली हो गई,
विधि का शासन हो गया, विधायी प्रक्रिया हो गई, सिंगल सिटीजनशिप, आप याद देखिएगा एकल नागरिकता जो हमारे यहाँ है ना, यह प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। इसके बाद मंत्रिमंडल सिस्टम जो हमारे यहाँ चलता है, इसको भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया हुआ है। परमाधिकार लेख हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, और द्विसदनवाद, हमारे यहाँ वर्तमान में द्विसदन वाली व्यवस्था है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो यह जो कॉन्सेप्ट है हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिया हुआ है, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रावधान है, हमने यूएसए के संविधान से लिया हुआ है। इसके अलावा न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता आप वर्तमान में देख पा रहे हैं ना, यह हमने प्रावधान कहाँ से लिया हुआ है, अमेरिका के संविधान से ही लिया हुआ है। इसके बाद न्यायिक पुनर्वालोकन का सिद्धांत जो है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, इसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनको जो पद से हटाया जाता है, वह वाला प्रावधान भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया हुआ है। राष्ट्रपति पर जो वर्तमान में इम्पीचमेंट महाभियोग चलाया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट भी हमने अमेरिका से ही लिया हुआ है। इसके अलावा उद्देशिका का हमारा जो विचार है, यह भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया हुआ है। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। इसके अलावा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रावधान हमने कहाँ से लिए हुए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए हुए हैं। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हो गई। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, आप याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति भी हमने कनाडा के संविधान से ली हुई है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, यह प्रावधान भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया हुआ है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान, यानी कि कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि ज्वाइंट सेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रावधान है, वह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया हुआ है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि किस आर्टिकल के तहत जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, और यह ज्वाइंट सेशन किसको बुलाने का अधिकार है, ये चीज़ भी आप बताइएगा। और जर्मनी का जो वाइमार संविधान था, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे हमने क्या क्या लिया हुआ है, तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आप याद रखिएगा, इमरजेंसी के टाइम में जो मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, वे वाला प्रावधान हमने जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद सोवियत संघ, यानी कि पूर्व का जो यूएसएसआर था, जो वर्तमान में रसिया है, इसके संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिया हुआ है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो प्रावधान है, जो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, उसको हमने सोवियत संघ से लिया हुआ है। प्रस्तावना में हमारी जो प्रियम्बल है, उसमें आप 3 शब्द देखते होंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, तो इसको भी हमने प्रस्तावना में सम्मिलित किया हुआ है। कहाँ से, तो सोवियत संघ के संविधान से ही। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो जिक्र है हमारी प्रस्तावना में, ये प्रावधान हमने सोवियत संघ, यानी कि पूर्व का जो यूएसएसआर था, वहाँ से लिया हुआ है। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने फ्रांस से लिया हुआ है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, इसको भी हमने फ्रांस के संविधान से ही लिया हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो गई, राज्यसभा की निर्वाचन प्रक्रिया हो गई। ये 2 इम्पॉर्टेंट और प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हुए हैं। तो संविधान संशोधन का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है, इसको हमने जापान से लिया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा, मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट पार्ट को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट भाग, और उनमें कौन कौन से विषय हैं उनको देखेंगे।
और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, आपके लिए होमवर्क है कि आप बताइए कि स्टार्टिंग में हमारे संविधान में कितने पार्ट थे, कितने भाग थे। ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में कितने भाग थे, कितने पार्ट थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले भाग की अगर हम बात करें तो पहला भाग आपका किससे रिलेटेड है? पहला भाग आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। दूसरा भाग आपका नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। और सिटीजनशिप आपका कौन से आर्टिकल तक? तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक आपको सिटीजनशिप मिलेगा। और संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपको मिलेगा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके बाद भाग 3 में आपको मिलेगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको कौन से आर्टिकल से हैं? तो आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक आपको मिलेगा मौलिक अधिकार। भाग 4 में आपको मिलेगा राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को रखा गया है भाग 4 में। और डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आपको डीपीएसपी देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भाग 4 का जो है अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। तो किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएंगे, क्योंकि आपका रिवीजन होगा। बहुत बार मैंने इसके बारे में बताया हुआ, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो भाग 4A आपका संबंधित है मौलिक कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटी से, और आर्टिकल 51A जो है इससे संबंधित है। भाग 5 में आपको मिलेगा संघ सरकार का जिक्र, और भाग 6 में आपको मिलेगी राज्य सरकार। इसके बाद भाग 8 काफ़ी महत्वपूर्ण है। संघ राज्य क्षेत्र को जो है भाग 8 में सम्मिलित किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र को भाग 8 में, और भाग 9 में पंचायतों को सम्मिलित किया गया। भाग 9 में पंचायतों को, भाग 9A में नगर पालिकाओं को सम्मिलित किया गया, और भाग 9B में आपके सहकारी समितियों को सम्मिलित किया गया है भाग 9B में। इसके बाद भाग 10 में किसको सम्मिलित किया गया है? तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों को जो है भाग 10 में सम्मिलित किया गया है। भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध को सम्मिलित किया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति एवं संविदाओं और वाद को सम्मिलित किया गया है। भाग 13 आपका किससे रिलेटेड है? तो भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं उनको सम्मिलित किया गया है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन जो भी सेवाएं आती हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण को भाग 14A में सम्मिलित किया गया है। भाग 15 में आपको मिलेगा निर्वाचन आयोग यानी कि निर्वाचन से जुड़े निर्वाचन को और इलेक्शन कमीशन को भाग 15 में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद भाग 17 में आपको मिलेगा राजभाषा, और भाग 18 में आपको मिलेगा आपात उपबंध। भाग 18 में आपको क्या मिलेगा? तो भाग 18 में आपको आपात उपबंध मिलेगा। और भाग 20 में आपको क्या मिलेगा? तो भाग 20 में आपको मिलेगा जो अमेंडमेंट है, जो संविधान संशोधन है, उसको जो है भाग 20 में सम्मिलित किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है। पहला आर्टिकल किससे रिलेटेड है? तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र पहले आर्टिकल से रिलेटेड है। और आर्टिकल 3 का संबंध किससे है? तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान के राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। आर्टिकल 5 से 11 में आपको मिलेगी नागरिकता। आर्टिकल 13 में क्या है? मूल अधिकारों को असंगत या उनको अल्पीकरण करने की विधि। जो है हमारे जो मूल अधिकार हैं उनको असंगत या उनका अल्पीकरण करने की जो विधियां हैं आपको आर्टिकल 13 में रखी गई हैं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है, और कानून के समक्ष सब समान है। आर्टिकल 14 यह बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 15 क्या बात करता है? तो आर्टिकल 15 बात करता है और धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या बात करता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है, आर्टिकल 16। इसके बाद अस्पृश्यता का अंत करता है आर्टिकल 17, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है उसके अंत की जो बात है आर्टिकल 17 में रखी गई है। और उपाधियों का अंत आपका रिलेटेड है आर्टिकल 18 से। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आपको मिलेगा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो आप इसे याद देखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 19 का संबंध किससे है? तो वाक स्वतंत्रता आदि कुछ जो विषय हैं, यानी कि बोलने की जो स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच जो है, वाक की जो स्वतंत्रता है, उससे जुड़े जो कुछ विषय हैं, जो अधिकार हैं, वे आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। इसमें 6 अधिकार आपको मिल जाएंगे। ये 6 अधिकार आपके सामने लिखे गए हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। इसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण करने का अधिकार, यानी कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक के आप संचरण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इसमें आपको कुछ अपवाद मिल जाएंगे, तो अपवाद मैं आपको बताते नहीं चल रहा हूँ, सिर्फ जो चीज़ें आपको हैं जरूरी है उसे वही मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे आपको मिलेगा भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने व बस जाने का अधिकार। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो है कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो कुछ कंडीशन रखी गई हैं, जैसे कुछ एरियाज में जो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं या कुछ जो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, वहाँ पर जाने के लिए आपको विशेष प्रकार की परमिशन लेनी पड़ सकती है। तो वे अपवाद के अंतर्गत आते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो छठे नंबर पे इसमें है वो है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। तो ये 6 इंपॉर्टेंट जो अधिकार हैं इनकी सुरक्षा करता है आर्टिकल 19। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 20 का संबंध किससे है, तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात आर्टिकल 20 में कही गई है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21A का संबंध है प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से, तो आप इसे याद देखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार अब बन गया है, इसको जो है अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। आर्टिकल 23 और 24 आपको मिलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार का आर्टिकल, यह है 2, 23 और 24। तो आर्टिकल 23 किसकी बात करता है, आर्टिकल जो 23 आपका है यह किसकी बात करता है, तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम निषेध करता है आपका आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 किसकी बात करता है, तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 24। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में जो है काम करने के लिए रोकता है आपका आर्टिकल 24, आर्टिकल 24। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। आर्टिकल 25 का संबंध किससे है, तो अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का जिक्र आपको मिलेगा आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 29 में मिलेगा। आर्टिकल 30 में आपको मिलेगा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की जो बात है आपको आर्टिकल 32 में मिलेगी। तो आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आर्टिकल 39 निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है, तथा आर्टिकल 39A जो है यहाँ पे आर्टिकल 39A है, इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ऐड किया गया था। आर्टिकल 40 आपका ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। आर्टिकल 43 ख, आर्टिकल 43B सहकारी समितियों का उन्नयन, यानी कि सहकारी समितियों की स्थापना की बात करता है, उनके विकास की बात करता है आर्टिकल 43 ख। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जो है आर्टिकल 43 ख जोड़ा गया था। इसके बाद आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल की बात करता है आर्टिकल 45। तो आप याद रखिएगा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल की बात करता है आर्टिकल 45। और यह जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ऐड किया गया था। आर्टिकल 46 जो है यह SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की बात करता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 48 किसकी बात करता है, कृषि तथा पशुपालन संगठन की बात करता है आर्टिकल 48। इसके बाद आर्टिकल 48A 48A पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों के रक्षा का प्रयास की बात करता है आर्टिकल 48A। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। आर्टिकल 39 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्कृत करता, पृथक्करण के अलग करता है आर्टिकल 50। तो आप इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51A मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है।
आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जिक्र करता है। तो आप इसे याद देखिएगा, आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया उसका जो जिक्र है आर्टिकल 61 में आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 74 क्या है? तो आर्टिकल 74 जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 74 में आपको मिलेगा। आर्टिकल 110 आपका धन विधेयक से रिलेटेड है। आर्टिकल 76 आपका भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से रिलेटेड है। आर्टिकल 108 आपका जॉइंट सेशन से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 123 आपका अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 155 आपका राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आर्टिकल 226 आपका हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। आप याद रखिएगा, हाई कोर्ट को रिट जारी करने का जो अधिकार है वह आर्टिकल 26 के अंतर्गत है। और चलिए बताइएगा कि कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध की बात करता है। आर्टिकल 263 यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 263। आर्टिकल 280 आपका वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 312 आपका अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 315 आपका संघ व राज्यों के लिए लोक सेवाओं से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है आर्टिकल 315। और आर्टिकल 312 आपका अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा का जो प्रावधान मतलब संघ की राजभाषा से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 343। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो मुझे महत्वपूर्ण लगे, मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद लास्ट आपका ये पॉइंट वाला टॉपिक है अमेंडमेंट वाला, इसको आइए देख लेते हैं। इसके साथ आपका यह जो इसका आज का जो वीडियो है आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर लेते हैं। 1951 में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में किया गया था। भूमि सुधार से रिलेटेड यह है तथा इसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे भारतीय संविधान में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1976 में किया गया था। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जो है हमारे प्रियम्बल में जोड़े गए थे इसी के तहत। इसके अलावा जो 51 आर्टिकल है जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो है आपकी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1978 में किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार जो है आंतरिक अशांति से हटाकर सशक्त विद्रोह कर दिया गया था। यानी कि 1975 में जो आंतरिक अशांति के आधार पर जो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी उसको जो है अब आंतरिक अशांति की जगह जो है नेशनल इमरजेंसी को अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। तो आंतरिक अशांति शब्द को किस से रिप्लेस किया गया? सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस किया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है वह आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जाएगी बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाएगी। यह जो फेरबदल है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत की गई थी। तथा एक चीज़ आप याद रखिएगा, 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी वह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। पहले संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत फंडामेंटल राइट से हटाकर अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में किया गया था। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। दल बदल संबंधित जो प्रावधान है आपको दल बदल संबंधी प्रावधान से संबंधित आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में किया गया था। चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी इसके तहत। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम मैंने आपको बताया है, फिर बता देता हूँ, 1992 में किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को जो है कानूनी अधिकार दिया गया था तथा 11वीं अनुसूची जो है इसके तहत जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसके तहत तथा 12वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में किया गया था। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तथा आर्टिकल 21A जोड़कर 6 से लेकर 14 वर्षों की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। आपको पता होगा पहले जब आर्टिकल 51 मतलब जब 1976 में जो है आपका
मूल कर्तव्य हमारे संविधान में ऐड किए गए थे, जोड़े गए थे, तो मूल कर्तव्यों की संख्या बस 10 ही हुआ करती थी, परंतु अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 11वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 89th अमेंडमेंट 2003 वाला इंपॉर्टेंट है। एसटी के लिए पृथक, यानी कि एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की बात करता है आपका 89th अमेंडमेंट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की बात करता है 89th अमेंडमेंट 2003। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में भी हुआ था। तो केंद्र तथा राज्यों के मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या है लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगी। तो इसे आप याद रखिएगा, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या है क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% ही होगी। तो यह जो प्रावधान वर्तमान में चला आ रहा है कि कितनी जितनी संख्या है लोकसभा में और राज्य विधानसभा में मंत्री मतलब लोकसभा और विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है उसके 15% जो है मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। ये वाला जो प्रावधान है वह आपको 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में किया गया था। सहकारी समितियों से संबंधित जो प्रावधान है आपको 97वें संविधान संशोधन अधिनियम में देखने को मिल जाएंगे। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका एकदम लेटेस्ट का है, 2015 में किया गया था। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से रिलेटेड है, यह आप याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का है, जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू होती है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इसके तहत दिया गया था। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2019 में किया गया था। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जुड़ा हुआ यह है, EWS से जुड़ा हुआ है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 10% रिजर्वेशन की यह बात करता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट और संविधान संशोधन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।